नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत कहते थे। तो मातहत या सामंत किन्हें कहते थे? तो 7वीं सदी आते आते विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार अस्तित्व में जो आए थे, उन्हें राजा लोग मातहत या सामंत कहते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबारी में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। तो इन मातहत और सामंत से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उनसे उनको सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर कहने लगते थे, तथा महामंडलेश्वर का अर्थ होता था पूरे मंडल का महान स्वामी। तो जब ये सामंत और सामंत या मातहत अधिक शक्ति या संपदा हासिल कर लेते थे, तो ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर कहने लगते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। तो कभी कभी ये अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे, अर्थात विद्रोह छेड़ देते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामियों को अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इस हिरण्यगर्भ अनुष्ठान में यह माना जाता था कि जो पहले से जन्मता क्षत्रिय न हो, वह भी क्षत्रियत के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। अगला बिंदु इसी में था कि कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्र ब्राह्मण आदि थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो प्रश्न यही बनता है इसमें कि हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ का क्या महत्व होता था? तो हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ का महत्व यह होता था कि जो बचपन से या जो जन्म से क्षत्रिय ना होता था, वह भी यह यज्ञ करके क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता था। इसमें अगला बिंदु एक है कि एलोरा की गुफा 15 को भित्तिचित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो एलोरा की गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है, इसमें यह बताया जा रहा है। अगला बिंदु है कि राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती अर्थात 3 भवनों को स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। तो इन राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि उपाधियों को धारण की थी। अगला बिंदु है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश जो थे, उनमें 400 से ज़्यादा कर सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो प्रश्न यही बनता है कि वेट्टी कर कैसा था? तो जो वेट्टी कर ऐसा कर था जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमई नामक कर यह था कि भू राजस्व थे। कदमई कर भू राजस्व था। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख चोल साम्राज्य के विभिन्न अभिलेखों में पता चलता है। तो इसमें प्रश्न यही बनता है कि वेट्टी नामक कर किस काल का था? तो वह चोल वंश का था, तथा इसमें नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में इसे लिया जाता था, तथा कदमई में भू राजस्व का कर लिया जाता था, कदमई के रूप में। अगला बिंदु इसमें बनता है कि प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य भी नहीं हो सकते। प्रशस्तियाँ में ऐसी ब्यौरे अर्थात व्याख्यान होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें यह बताती थी कि शासक अपने आप को कैसा दिखाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरबीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। अगला बिंदु इसमें है कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो पाई गई एक प्रशस्ति है, उसको प्रतिहार नरेश नागभट्ट में कामों का वर्णन किया गया है इसमें। तो संस्कृत में लिखी गई जो ग्वालियर अभिलेख है, उसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की भी रचना की गई थी, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई थी, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई है, जिसमें कश्मीर के शासन के बारे में हमें वर्णन मिलता है, तथा इसे कल्हड़ ने रचा था, तथा इस रचना का नाम था राज तरंगड़ी। अगला बिंदु है कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो एक विशेष रूप से वांछनीय जो क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, तथा इसमें 3 वंश ने आपस में लड़ाई करते रहे, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा पाल वंश। ये तीनों सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीनों पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्रायः इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इसका वर्णन किया है। अगला बिंदु है कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद था, वह 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद ने जो धन लूटा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। तो इसमें प्रश्न यही बनता है कि गजनी का सुल्तान कौन था? तो गजनी का सुल्तान महमूद था, तथा वह लगभग हर साल 997 से 1030 तक भारत पर हमला किया।
सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो सुल्तान महमूद जो था वो अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने इसलिए अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। अरबी में लिखी गई उसकी किताब थी किताबुल हिंद। तो प्रश्न यही बनता है कि किताबुल हिंद की रचना किसने की है? तो किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की है। आज भी इतिहासकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास जानने की। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों का भी परामर्श लिया था। तो प्रश्न यह भी बनता है कि अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 हराया था। तो प्रश्न यही बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध चाहमान के शासक पृथ्वीराज तृतीय तथा सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तथा इसको पृथ्वीराज तृतीय ने जीता था। लेकिन दूसरे ही साल पानीपत के द्वितीय युद्ध में अर्थात 1192 में उसे हार की सामना करना पड़ा था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीता था तथा पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ था उसमें सुल्तान महमूद मोहम्मद गौरी ने जीता था उसको। अगला बिंदु है कि चोल राज नज़दीक से एक नज़र। तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया यह प्रश्न बनता है। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माताहत थे। तो माताहत जैसे मैंने पहले भी बताया था जो राजाओं के अधीन हुआ करते थे, तो वे पल्लव राजाओं के अधीन थे एक तरीके से। उरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। तो इसमें विजयालय ने उस मुट्टरियार मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो इसमें इंपॉर्टेंट दिया है कि चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी तथा उसने अपनी राजधानी तंजावुर में बनवाई और विजयालय ने ही निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण किया था। अगला बिंदु है कि राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना। तो राजराज प्रथम सबसे सर्वशक्तिशाली चोल शासक था। वह 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से सबसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। तो प्रश्न यही बनता है कि गंगा घाटी को पार करने वाला दक्षिण भारत का कौन सा शासक था? तो वह राजेंद्र प्रथम था तथा वह राजराज प्रथम का पुत्र था तथा इसने श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर भी हमला किया था। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई थी। तो प्रश्न यह भी बनता है कि किस चोल शासक के पास जलसेना थी? तो वह राजेंद्र प्रथम था जिसके पास जलसेना थी। अगला बिंदु है कि राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि में एक चमत्कार हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर जो थे वह स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार थे। अगला बिंदु है कि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यह पिछली बार पेपर में बन चुका था कि मंदिर जो थे वह चोल वंश में सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं रह गए थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन चुके थे। तो यह प्रश्न पिछली बार ही आ चुका था कि चोल वंश में मंदिर जो थे वह सिर्फ पूजा आराधना के स्थान, उनका स्थान पूजा आराधना करने के लिए ही नहीं था, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र बन चुके थे। चोल जो थी कांस्य प्रतिमाओं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं से गिनी जाती है। यह भी प्रश्न बनता है कि चोल की जो कांस्य प्रतिमाएं थी वह संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। इसमें अगला बिंदु है कि किसानों की बस्तियों को उर कहला जाता था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्रश्न हर बार यह बन जाता है कि उर किसे कहते थे। तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ यह बहुत समृद्ध होती थी। तो ये उर जो होती थी वह सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था तथा इन गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था। प्रश्न यह बनता है उर किसे कहते थे? तो किसानों की बस्तियों को उर कहते थे तथा सिंचित खेती के साथ यह बहुत समृद्ध हो गई थी तथा इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो वेल्लाल जाति थी जो धनी किसानों की थी, उनको केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज पे अच्छा खासा नियंत्रण पा लिया था उन्होंने उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेन दलान अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान, अरैयार जिसको प्रधान कहते थे, जैसी उपाधियां दी थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे। तो इन भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान में मुवेन दलान तथा अरैयार नामक उपाधियां भी दी थी और कई महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे थे। अगला बिंदु है कि चोल काल में कुछ भूमि के प्रकार। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो हर बार मिलान करने में आ ही जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है इस चैप्टर का, जिसमें प्रथम बिंदु है कि वेल्लन वगाई
किस प्रकार की भूमि थी? तो जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि दी जाती थी उन्हें वेल्लन वगाई कहते थे, तथा ब्रह्मदेह जो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी जाती थी उन्हें ब्रह्मदेह कहा जाता था। साला भोग उस भूमि को कहते थे जो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी, तथा देवदान या तिरुनमतुक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे, तथा पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान जो भूमि दी जाती थी उन्हें कहते थे, तथा ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई भूमि होती थी उसे ब्रह्मदेव कहते थे। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे साला भोग कहते थे। देवदान या तिरुनमतुक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी, तथा पल्लीचदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों के एक सभा द्वारा की जाती थी। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो प्रश्न नहीं बनता है कि नगरम क्या था, तो व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु प्रश्न पर ही प्रश्न बन चुका था कि व्यापारियों के संघ को क्या नाम दिया जाता था, तो व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, तथा यह शहरों में प्रशासनिक कार्य को भी संपादित करते थे। अगला बिंदु इसी में था कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तरमेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। तो तमिल के चिंगलपुट जिले के जो उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है उससे पता चला है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। ये सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों आदि के देखरेख के लिए विभिन्न समितियां बनाई थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इसी में बताया गया है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे प्राप्त हो सकती थी तथा उसकी अहर्ताएं क्या थी। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को एक ऐसी भूमि का स्वामिक होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, उनके पास अपना घर होना चाहिए था, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए थी, तथा उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए था, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और ईमानदार होना चाहिए था। यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यदि कोई पिछले 3 सालों से समिति का सदस्य रहा है तो वह और समिति के सदस्य नहीं बन सकता है। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता की अहर्ताएं क्या थी। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामिक होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, उनके पास अपना घर होना चाहिए तथा उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए था, तथा उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और ईमानदार होना चाहिए था। और यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। अगला बिंदु इसमें है कि पुलाया किसे कहते थे। पुलाया एक ऐसा समूह होता था जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। तो ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल जो प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे उन जातियों को पुलाया कहा जाता था। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि ताकतवर सामंत खुद को स्वतंत्र कर महासामंत या महामंडलेश्वर कहने लगे थे, तथा दक्कन में एक ऐसा ही उदाहरण मिलता है कि राष्ट्रकूट प्रारंभ में चालुक्य के अधीन थे, पर 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतेदुर्ग ने अपनी चालुक्य अधीनता स्वीकार कर दी थी और उसे हराकर हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कराया था। तो प्रश्न बनता है कि हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता था सोने का गर्भ, तथा इस यज्ञ से ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तथा इनमें जो जन्म से क्षत्रिय न होते थे वह भी क्षत्रित्व प्राप्त कर लेते थे। अगला बिंदु है कि चोल वंश के लेखों में 400 से ज़्यादा कर सूचक शब्द मिले हैं, तथा सर्वाधिक उल्लेखित है वेट्टी जो नकद न लेकर जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, तथा कदमई जो था वह भू राजस्व के रूप में मकान पर छाजन डालने पर लगा कर होता था, तथा खजूर ताड़ आदि पर सीढ़ी चढ़ने का कर भी लिया जाता था। अगला बिंदु है कि प्रशस्ति क्या थी। तो प्रशस्ति सत्य नहीं बताते थे पर यह पता चलता था कि शासक अपने आप को कैसा दिखाना या बताना चाहते थे। अगला बिंदु है कि कल्हड़ ने राजतरंगी नामक किताब लिखी थी जो संस्कृत में लिखी गई थी। इसमें कश्मीर का 12वीं सदी तक का इतिहास जाना जाता है। तो प्रश्न नहीं बनता है कल्हड़ की रचना कौन सी थी। तो कल्हड़ राजतरंगिणी लिखी थी तथा इसकी भाषा संस्कृत थी, तथा इसमें 12वीं सदी तक कश्मीर का इतिहास पता चलता है। अगला बिंदु है कि त्रिपक्षी संघर्ष किसके बीच में हुआ था। त्रिपक्षी संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश का बीच में हुआ था, तथा यह कन्नौज की उपजाऊ जमीन के लिए हुआ था। अगला बिंदु है कि गजनी 997 से 1030 तक 27 हमले किए थे। तो प्रश्न नहीं बनता है कि गजनी ने 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 27 हमले किए थे, तथा यह अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का था, तथा इसके साथ अलबरूनी साथ में आया था जो किताबुल हिंद लिखा था। अगला बिंदु है कि चोल वंश कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे परिवार की सत्ता थी जो पल्लव के सामंत थे। चोल वंश प्रश्न नहीं बनता है कि पल्लव के सामंत थे, तथा विजयालय ने मुट्टरियार को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। तो प्रश्न नहीं बनता है कि किसने चोल वंश की स्थापना की। तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, तथा इसने अपनी राजधानी तंजौर शहर को बनाई और निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर बनवाया था इसने। तथा सबसे फेमस चोल राजा था राजराज प्रथम जो 985 में राजा बना, तथा इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। इसने गंगा घाटी, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया भी जीता। और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राजेंद्र प्रथम के पास जल सेना भी थी। अगला बिंदु है कि बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का था जो राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है वह राजराज ने बनवाया था, तथा राजेंद्र प्रथम की राजधानी गंगई कोट चोलपुरम थी। प्रश्न नहीं बनता कि राजेंद्र प्रथम की राजधानी कौन सी थी। तो वह गंगई कोट चोलपुरम थी, तथा यह राजधानी गंगा विजय पर नए राज्य की स्थापना की गई थी, तथा राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी गंगई कोड।
अगला बिंदु है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। तो व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहा जाता था। इसमें अगला बिंदु है कि किसानों के बस्तियों को उर कहा जाता था, जो संचित खेती के कारण समृद्ध थी, तथा गांव के समूह को नाडू कहते थे, जो न्याय व कर वसूलने का काम भी करते थे। एवं धनी भूस्वामियों को राजा ने मुवेंदलन और अरैयार नामक उपाधियां भी दी गई थी और कई प्रशासनिक पद भी दिए गए थे इन्हें। तो धनी भूस्वामियों को राजा ने मुवेंदलान और अरैयार नामक उपाधियां भी दी थी और कई प्रशासनिक पद भी दिए थे। तथा अगला बिंदु इसमें चोल वंश में भूमि का प्रकार। इसमें प्रथम बिंदु है कि विल्लन वगाई। तो विल्लन वगाई जो थी वह गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि थी, तथा ब्रह्मदेव जो थी वह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, तथा साला भोग जो थी वह विद्यालय के लिए छोड़ी गई भूमि थी, तथा देवदान या तिरुनमक्तुक्कनी जो थी वह मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि विल्लन वगाई जो थी वह गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि थी, तथा ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। साला भोग जो थी वह विद्यालय के लिए छोड़ी गई भूमि थी, तथा देवदान या तिरुनमक्तुक्कनी जो थी वह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी, तथा पल्ली चंदना जो थी वह जैन में दी गई भूमि थी, जैन भिक्षुओं को दी गई भूमि थी। चलिए आज के सेशन में इतना ही। कल हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।